In this question, a ball having kinetic energy is projected. Kinetic energy KE से show कर रहा है हमें. Kinetic energy KE is projected at an angle of 60 degree from the horizontal. What will be the kinetic energy of ball at the highest point? ठीक है, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉल की वो कितनी होगी ये हमें बताना. चलो आ जाओ. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक बॉल को प्रोजेक्ट करा है एट एन एंगल विथ स्पीड u एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी u cos 60 मीन्स u by 2 एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज √3/2u. इसके टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u by 2. तो हम काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कितना होता है हाफ mv². तो यहाँ से अपन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट डैश डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, है ना, ये टॉप पर है एक बॉटम पर है, इक्वल्स टू हाफ mu²/4 डिवाइडेड बाय हाफ mu². कैंसिल होके काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलेगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम का 1/4 टाइम्स होगा. ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें सेकंड ऑप्शन. Two charges 7 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed. ठीक है, हमारे पास दो चार्ज हैं, ये ओरिजिन हो गया, एक प्लेस करा हुआ है +7 सेंटीमीटर पर और जो सेकंड है वो है -7 सेंटीमीटर. गिवन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है हमें. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कॉन्फिग्रेशन. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके देनी है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R. +7 पर जो यहाँ पर है वो चार्ज है 7 माइक्रोकुलाम और Q2 है -4 माइक्रोकुलाम. हम डाटा यूज़ करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K कितना है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, K की वैल्यू जो हमें याद रहता है फ्री स्पेस के लिए 9 × 10⁹ Q1 is 7 × 10⁻⁻6 Q2 is 4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R हो जाएगा 14 × 10⁻⁻2 माइनस क्यों, क्योंकि इसमें विद चार्ज को विद साइन रखा जाता है तो नेगेटिव -4 का जो माइनस है वो हम बाहर लिख रहे हैं. तो हमारे पास u की जो वैल्यू आएगी उससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये 2 से कैंसिल होके इसको 2 टाइम कैंसिल करेगा तो 9 × 2 यानी -18 × 10⁻⁻6 -2 -6 और 6 12 ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻12 11 -1. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है u की वैल्यू -1.8 जूल इसका करेक्ट आंसर होगा. -1.8 जूल. The refractive index of material of glass prism is √3. The angle of minimum deviation is equal to the angle of prism. What is the angle of prism? The angle of minimum deviation is equal to angle of prism means del equal होगा किसके, A के. According to question जो del m है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, A के इक्वल होगा. और हमसे जानना चाह रहा है वो एंगल ऑफ प्रिज्म. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो गिवन है, वो कितना है हमारे पास √3. म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है, √3.
तो अगर यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्यों गिवन है डेल एम इक्वल्स टू किसके है, ए के, हम डाटा यूज़ कर वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करते हैं, तो म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस ए बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू, म्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू। साइन ए बाय टू से साइन ए बाय टू क्या होगा, हमारे पास कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या रह गया, म्यू इक्वल्स टू टू कॉस ए बाय टू, म्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन √3 बाय टू इक्वल्स टू कॉस ए बाय टू। देन ए बाय टू कितना होगा बेटा, कॉस इनवर्स √3 बाय टू, कॉस इनवर्स √3 बाय टू मीन 630 डिग्री। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो क्या होगा हमारे पास 60 डिग्री। In this question, the equation of transverse wave traveling along the string is y equals to 4 sin 20 ओमेगा टी, हमारे पास k की वैल्यू है और ये ओमेगा की वैल्यू है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k इक्वल्स टू 20 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड ओमेगा इक्वल्स टू 600, where x is in mm, okay, t is in second, the velocity of wave, वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अच्छा देखो ये मिलीमीटर में है तो ये टर्म भी किस में बनती है, मिलीमीटर में, तो इसका यूनिट होगा पर मिलीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मिलीमीटर की फॉर्म में आएगा। ठीक, तो जो हमने फॉर्मूला करा है उस फॉर्मूले के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, बेसिक फॉर्मूला वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t divided by coefficient of x means ओमेगा बाय k। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है 600, k की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 टू द पावर -3, सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर पर सेकेंड। सवाई मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे x की यूनिट क्या है, मिलीमीटर है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 का डिवाइड लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 30 मीटर पर सेकेंड आ गया सर, दो ऑप्शन दिख रहे हैं +30 -30, हमें कौन सा लेना है, डायरेक्शन चेक करते हैं। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो वेव किधर ट्रैवल करती है, -x में। इफ ओमेगा एंड k both have same sign, then wave traveled in negative direction and if omega and k have different sign, then wave traveled in पॉजिटिव डायरेक्शन। सो यहाँ पर जो हमारे पास ओमेगा और के है दोनों के साइन सेम है, साइन सेम होने का मतलब हमारे पास जो वेव है वो नेगेटिव में ट्रेवल कर रही होगी, तो आंसर कितना आएगा -30। इन दिस क्वेश्चन द एनर्जी ऑफ सिस्टम इज गिवन एज, ई की वैल्यू हमें गिवन है, वेयर टी इज टाइम एंड बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है।
The error in measurement of alpha and t is at t equals to t2 equals to 5 second maximum percentage error in energy is. Okay, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है और मैं मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है. तो E इक्वल्स टू हमें गिवन है अल्फा क्यूब ई टू दी पावर माइनस बीटा टी. हमारे पास टाइम के फंक्शन में एरर है और अल्फा में एरर है और टाइम में एरर दे रखी है, परसेंटेज एरर दे रखी है. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम दोनों साइड लॉग लेते हैं, है ना. ln E इक्वल्स टू ln अल्फा क्यूब ई टू दी पावर माइनस बीटा टी, ln A इंटू बी log A माइनस log A प्लस log B. तो ये हमारे पास क्या बनेगा, log E ln अल्फा क्यूब प्लस ln ई टू दी पावर माइनस बीटा टी. पावर आगे आ जाएगी तो हमारे पास रह जाएगा ln E इक्वल्स टू 3 ln अल्फा, है ना, माइनस बीटा टी ln E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, नेचुरल लॉग हो जाएगा ना. तो ये कितना हो गया 1 आ रहा है हमारे पास. तो यहाँ से ln E की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 ln अल्फा माइनस बीटा टी. ओके ना, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो ln का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब वैसे सेल्फ के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं. तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगा, ln का हो जाएगा 1/e और e का हो जाएगा de इक्वल्स टू 3 1/अल्फा डी अल्फा. ठीक है, चाहे आप किसी भी रैंडम टर्म के रेस्पेक्ट में कर लीजिए. मान लीजिए हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx. ओके, यहां पर भी हम कर लेते हैं dx माइनस बीटा और t का हो जाएगा dt बाय dx. ठीक है बेटा, ये टर्म हमारे पास बन रही है. dx वही बात, डिफरेंशिएशन हो गया. dx का हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमने कोई भी रैंडम टर्म ली, ये इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ गया de बाय e. ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, इतना घुमाकर इसको यहाँ तक लाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. 3 डी अल्फा बाय अल्फा माइनस बीटा dt. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है डी अल्फा बाय अल्फा इक्वल्स टू, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 3/100, सॉरी 1.2 गिवन है ना, ये 1.2 गिवन है. ये कितना हो जाएगा 1.2/100 एंड dt बाई टी इक्वल्स टू 1.6/100, है ना. साथ में t की वैल्यू 5 गिवन है, बट यहाँ पे dt ही है तो हम क्या करते हैं, t से मल्टीप्लाई t से डिवाइड कर देंगे. तो de बाई e हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल हो जाएगा 3. इसको अगर अपन परसेंटेज में रखेंगे तो 1.2% रख सकते हैं, प्लस देखो एरर का जो कैलकुलेशन करा जाता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमेशा किस में रखते हैं अपन, एडिशन की फॉर्म में रखते हैं. आपको याद होगा एरर को कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं रखेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर को हमेशा किस में रखते हैं, प्लस में. तो हम यहाँ से आफ्टर डिफरेंशिएशन इस टर्म को प्लस कर देंगे. प्लस करने का रीज़न क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो एरर शुड बी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम एरर. ठीक है, ध्यान रखना, फॉर मैक्सिमम एरर. यहाँ पर बेसिकली होता क्या है बेटा, प्लस माइनस सारे चलते हैं. अगर आप इसको लिखोगे तो आप इस तरह से लिखते हो प्लस माइनस. हम सिर्फ प्लस की टर्म लेंगे. प्लस की टर्म क्यों लेंगे, जिससे हमारे पास एरर क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए. आपने कभी भी देखा होगा एरर किस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, कि भैया पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है. लेकिन जब अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन या कोई अर्थमेटिक
प्रोसेस हम यूज़ करते हैं तो जो भी एरर होती है वो हमेशा एडिशन के फॉर्म में रखते हैं। बीटा बीटा की वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 0.3 इंटू 1.6 और टाइम की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे रखा है 5, उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज में, ये भी परसेंट में आ रहा है, ये भी परसेंट में आ रहा है, तो डी ई बाई ई इक्वल्स टू 1.2 इंटू 3.6 प्लस 0.3 1.6 5 इंटू 1.6 5 इंटू 1.6 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 0.10 16 इंटू 5 80 80 इंटू 3 240 240 by 100 ये प्लस 2.4 सो इट विल बी 6%। ओके हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं फॉर मैक्सिमम एरर, इसने मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा और नहीं भी बोलता है तो हम हमेशा एरर को किस में कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम की कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं। In this question, in a photoelectric effect, an electromagnetic wave is incident on a metal surface and electrons are ejected from the surface. If the work function of the metal is 2.4 electron volt, work function आपको कितना गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है 2 वोल्ट, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके नाउ हमें आइंस्टीन इक्वेशन से ये इन्फॉर्मेशन है E इक्वल्स टू होगा H, जो टोटल एनर्जी आएगी वो होगा 5 प्लस EV नॉट, सो 2.14 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट्स 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो कितने का है हमारे पास 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ लैम्डा, लैम्डा के लिए हमारे पास क्या होता है एच सी बाय ई, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एच सी की वैल्यू गिवन है 1242 डिवाइडेड बाय, इसकी यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, क्वेश्चन ने गिवन है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, वरना हम 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम वाला जो फंक्शन है उसको भी यूज़ कर सकते थे। 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल होगा, इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये देगा 300 नैनोमीटर, सो आंसर इज 300 नैनोमीटर। In this question, a circular disk of radius r and mass m is rotating around an axis perpendicular to the disk. An external torque is applied on a disk such that the, ये हमारे पास angular displacement का फंक्शन दे रखा है, ठीक है, पोजीशन बोल सकते हैं। How much power is delivered by the torque when t equals to 2 seconds? Okay. पावर, रोटेटिंग पावर या रोटेशनल पावर का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होता है हमारे पास, जैसे F इक्वल्स टू P इक्वल्स टू एफ इन टू वी होता है वैसे ही होगा टॉर्क इंटू ओमेगा। ओके ये रोटेशनल पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया रोटेशनल पावर का, तो हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है आई अल्फा, जैसे F इक्वल्स टू एम होगा तो हमें पहले अल्फा निकालना होगा। तो अल्फा की कैलकुलेशन करते हैं, हमें थीटा गिवन है, थीटा को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा डी थीटा बाय डी टी, सो ओमेगा इक्वल्स टू 10t माइनस 8, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओमेगा बाय डी टी तो हमें अल्फा मिलेगा, तो अल्फा की वैल्यू जो हमें गेन हो रही है वो हो रहा है 10, ठीक है। अल्फा जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 10, अल्फा आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है जिसका मास दे रखा है, जिसकी रेडियस दे रखी है, रोटेटिंग परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा हमारे पास डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2। नाउ पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, है ना, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू ओमेगा, टॉर्क हो गया आई इंटू एल्फा इंटू ओमेगा, I equals to mr square by 2, alpha is 10, omega is 10t minus 8,
क्वेश्चन हमसे 2 सेकंड के ऊपर पूछ रहा है, तो हम टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर बनेगा mr² बाय 2 इंटू 10 इंटू 20 माइनस 8 इट्स 12, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बनेगा 60 mr²। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए फर्स्ट 60 mr²। Water flow in horizontal pipe whose one end is closed with a valve. The reading of pressure gauge attached to the pipe is P1. When reading of pressure gauges fall to P2 when the valve is open. जब वॉल्व को पहले वॉल्व क्लोज था, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। लेट सपोज ये हमारे पास एक पाइप है, पहले यहाँ पे एक वॉल्व था जो क्लोज था, तो इस केस में प्रेशर P1 था। जब वॉल्व को हमने ओपन कर दिया तो हमारे पास जो प्रेशर है वो कितना रह रहा है, P2 रह रहा है। ठीक है, और वो एंड की ही बात कर रहा है, यानी पूरा एंड उसका क्लोज्ड है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है आगे तक, है ना। ये क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, ओके देखो बेटा, पहले यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो 0 थी क्योंकि वॉल क्लोज था। अब वेलोसिटी v है, तो हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट सेक्शन और सेकंड कंडीशन के लिए। तो यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है। P1 अपॉन रो जी प्लस V1² बाय 2g इक्वल्स टू प्लस जेड, डेटम हेड भी हम लेते हैं, बट डेटम हेड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये एक ही पाइप है, एक ही लेवल पर है, ये दो अलग अलग पाइप नहीं है, एक ही पाइप के दो केसेस है, केस 1 एंड केस 2। तो एक ही पाइप है तो पोजीशन सेम रहेगी, तो h की टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, डेटम हेड डिवाइडेड बाय P2 बाय रो जी प्लस V2² बाय 2g। जब वो क्लोज था तो वेलोसिटी 0 थी, तो हमारे पास P1 बाय रो जी इक्वल्स टू P2 बाय रो जी प्लस V² बाय 2g। g की टर्म कैंसिल होती है हमारे पास यहाँ से, तो हमारे पास आंसर बनेगा P1 V² इक्वल्स टू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो। हम जो स्पीड ऑफ वाटर पाइप प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट P1 माइनस P2। तो हमारे पास जो इसका आंसर सेट होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। मैच द लिस्ट, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिनके डायमेंशन हमें लिखने हैं, तो हम 1 बाय 1 ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट और टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट की तो सीधा सीधा अपन लिख लेते हैं। टॉर्शनल कांस्टेंट कहाँ पे यूज होता है, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमने इसका यूज करा है ना। तो हम पहले टॉर्शनल कांस्टेंट के बारे में लिखेंगे, तो टॉर्क इक्वल्स टू टॉर्शनल कांस्टेंट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो टॉर्शनल कांस्टेंट कहाँ यूज होता है, टॉर्क इक्वल्स टू सी थीटा, देन सी इज टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्क क्या होगा m1 L2 t माइनस 2, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डायमेंशन लेस होता है ना। थीटा कैसा है हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डायमेंशन लेस होगा, तो m0 L0 t0, सो c m1 L2 t माइनस 2। तो टॉर्शनल कांस्टेंट इज m1 L2 t माइनस 2, यानी फर्स्ट लगेगा। फर्स्ट हमें एक में ही दिख रहा है, वैसे तो क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, बट और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। पहले अपन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ से आता है, B इक्वल्स टू फोर्स के फॉर्मूले से निकालते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड यानी टेस्ला की अपन बात कर रहे हैं, F इक्वल्स टू BIL, यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B की वैल्यू क्या होगा, न्यूटन,
न्यूटन होगा m1 L1 T माइनस 2 डिवाइडेड बाय करंट इज A1 एंड लेंथ इज L1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो B हो जाएगा m1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1। सो m1 L2 0 T माइनस 2 यानी सेकेंड, तो मैग्नेटिक फील्ड का सेकेंड आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट आपको याद होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा, m इक्वल्स टू आई इंटू एरिया। सो m इक्वल्स टू आई इज A2, एरिया इज L2, है ना, L स्क्वायर होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का हो जाएगा A2 L2। तो सॉरी A2 नहीं, A1 सॉरी बेटा, A1, क्योंकि करंट सिंगल ही है ना, एरिया का ध्यान रहेगा मुझे। तो कितना होगा 1। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट का फोर्थ बन रहा है, यानी थर्ड का फोर्थ। नेक्स्ट परमेबिलिटी के लिए मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R फॉर अ सर्कल। तो म्यू नॉट कितना हो गया B की कैलकुलेशन अभी अपन ने करी। B कितना होगा m1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1, है ना। तो B कितना है m1 L0 T माइनस 2 A माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय L1, रेडियस ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय करंट इज A1, ये ऊपर जाएगा तो म्यू नॉट हो जाएगा m1 L1 T माइनस 2 A माइनस 2। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन के सारे ऑप्शन सेट हो गए। If a satellite orbiting the Earth is 9 times closer to the than Moon, what is the time period of rotation of satellite given than the rotation time period of Moon? हमें पता है कैप्लस लॉ से, कैप्लस टाइम पीरियड लॉ, T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब या A क्यूब। For Moon, satellite by Moon equals to distance of satellite divided by distance of Moon का क्यूब। TS डिवाइडेड बाय मून का टाइम पीरियड हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गिवन है, 27 आर। द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग 9 टाइम क्लोजर देन द मून। तो मून का अगर डिस्टेंस r है तो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा r बाय 9 का क्यूब। ये कैंसिल हुआ तो टी एस स्क्वायर इक्वल्स टू, टी एस की वैल्यू आ जाएगी 27 9 टू द पावर 3/2। तो टी एस इक्वल्स टू 27 9 इंटू 3। तो जब कैंसिल करेंगे 27 तो ये कितना आएगा 1 डे, है ना। तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 1 दिन। टू पॉइंट चार्ज -4 कूलम +4 कूलम constituting an electric dipole are placed -9 and +9 in a uniform electric field of strength। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है बेटा 10 टू द पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और आपको पोजीशन दे रखी है दोनों चार्जेस की। तो अगर हम इसको डायग्राम में कन्वर्ट करें, ये हमारे पास x इक्वल्स टू 0 है, -4 कूलम माइक्रो कूलम, यहाँ पे होगा +4 माइक्रो कूलम। ये डिस्टेंस भी 9 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। द वर्क डन ऑन द डायपोल रोटेटिंग इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। ओके, इसे 180 डिग्री रोटेट करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें बताना। इनिशियली डायपोल मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है ना, और यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो भी अज्यूम करते हैं इस डायरेक्शन के, हालांकि क्वेश्चन को देना चाहिए था कि कंडीशन क्या है। तो इनिशियली जो थीटा इनिशियल है वो है 0 डिग्री दोनों में, P में और E में। फाइनल जो थीटा है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी होगी -PE
cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होगा 1, तो इनिशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस पीई। फाइनल एनर्जी होगा माइनस पीई cos 180, cos 180 होता है -1, सो फाइनल एनर्जी हो जाएगा पीई। देन वर्क डन इक्वल्स टू होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन होगा पीई माइनस माइनस पीई माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन हो जाएगा 2 पीई। हमारे पास जो वर्क डन आ रहा है वो कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ पीई। वर्क डन 2 पी इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻2। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻4। 10⁻4 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8 है, ये है ना, 4 कैंसिल होगा तो -4 बच रहा होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 4 72 144 इंटू 10⁻⁻4 जूल, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 14.4 मिली जूल। सो आंसर इज फर्स्ट। A galvanometer coil resistance 30 ohm needed 20 milliampere current for full scale deflection, means Ig equals to 20 milliampere एंड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू है, जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 30 ओम। ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है, और करंट जो है मैक्सिमम करंट जो ले सकता है वो कितना है मेरे पास 20 मिली एम्पियर। इफ मैक्सिमम करंट इज 3 एम्पियर इज टू बी मेजर्ड यूजिंग द गैल्वेनोमीटर, द रेजिस्टेंस टू बी शंट टू डेट टू द, ठीक है, हमें शंट वायर का रेजिस्टेंस बताना है गैल्वेनोमीटर में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी गैल्वेनोमीटर को शंट की हेल्प से हम अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। शंट वायर उसमें कैसा कनेक्ट करते हैं बेटा, पैरेलल कनेक्शन करते हैं। दिस इज शंट वायर, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर जो कितना है 30 ओम। टोटल जो करंट आ रहा है यहाँ से वो कितना आ रहा है 3 एम्पियर, इधर जा रहा है 20 मिली एम्पियर, और रिमेनिंग करंट यहाँ से पास होगा, ये बोल सकते हैं आई, ये आई जी, तो यहाँ से पास हो रहा होगा आई माइनस आई जी। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पॉइंट ए का और बी का, हम दो जगह से लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, वो इक्वल होगा आई जी इंटू 30, इक्वल होगा आई माइनस आई जी इंटू एस। ओके, अब जो आपकी कैलकुलेशन है आई जी कितना है 20 मिली एम्पियर, तो 20 मिली एम्पियर यानी 0.02 एम्पियर की फॉर्म में, इंटू 30, ये हो जाएगा 3 माइनस 0.02 इंटू एस, तो एस की वैल्यू हो गई 0.02 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2.98, है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना है 2.98। अब हमें कंपेयर करना है इससे, हमें तो x की वैल्यू बतानी है ना, तो अपन एक काम करते हैं, इसको यहीं पे इक्वेट कर लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाय x, 30 से 30 कैंसिल हुआ, x की वैल्यू हो गई 2.98 डिवाइडेड बाय 0.02, पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो ये बनेगा 149। ठीक है, x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 149। अगर आप उसको नेग्लेक्ट करोगे वहां तो वो वैल्यू 150 आ जाएगी, तो भी आप यूज कर सकते हो। In this question, the width of one of the two slits in Young double slit experiment is d, while that of other slit is xd. If the ratio of maximum to minimum intensities in the interference pattern on the screen is 9/4, what is the value of x? x की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। Assume that the field strength varies according to the slit width. Okay. इसमें मैं एक मिस्टेक आपको लिख के देता पहले, जो आपसे हो सकती है।
जनरली हम जो देखते हैं कि आपने अब तक स्लिट विड्थ के जो क्वेश्चंस करे होंगे, उन स्लिट विड्थ्स के अंदर आपने क्या लिया होगा कि स्लिट विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो स्लिट विड्थ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास जो हमारे पास स्लिट विड्थ होगी वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटेंसिटी के, या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। ठीक है, हम नॉर्मली ये यूज करते हैं। आपने अगर कभी कोई क्वेश्चंस करे होंगे या आपने प्रीवियस सॉल्यूशंस के अंदर आपने देखे होंगे, तो हम यही चीज यूज करते हैं कि जनरली जो स्लिट विड्थ होता है, इंटेंसिटी होगा वो स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। डब्ल्यू मैं यहाँ पे स्लिट विड्थ ले रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास सेक्शन है, ठीक है, तो ये जो स्लिट होगी ना कुछ इस तरह की होगी उसमें पूरे में, इसकी विड्थ डब्ल्यू है। ठीक है, अब इसके प्रोपोर्शनल होता है, यहां से इंटेंसिटी I1 आ रहा है, यहां से इंटेंसिटी I2 आ रहा है, I1 इज प्रोपोर्शनल टू W1, I2 इज प्रोपोर्शनल टू W2। हम जनरली ये वाला पोर्शन हम यूज करते थे। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में एक चीज बदल दी गई है, अज्यूम द फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्लिट विड्थ। फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें वेरी करेगा किसके साथ में, विड्थ के साथ, यानी हम किसकी बात करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ज्यादा विड्थ होगी तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा, यानी बेसिकली यहां पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्लिट विड्थ के। ठीक है, अगर आपको ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से करते हैं, हमारे पास इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। जनरली हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, जनरली वी यूज दिस, जनरली वी यूज। ठीक है, बट ड्यू टू दिस लाइन यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा वो स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी यूज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ स्क्वायर। ओके, ये W जो है वो किसको शो कर रहा है, स्लिट विड्थ को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चेंज है इस क्वेश्चन की। बाकी क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसे अपन नॉर्मली बाकी क्वेश्चन अपन रिमेनिंग करते हैं। चलो आ जाओ, I1 बाय I2 है ना, यहाँ पे I2 और I1 में जो रेशो है वो क्या होगा, एक की विड्थ कितनी है, D है, तो दूसरे की विड्थ कितनी हो गई, XD। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं I1 इक्वल्स टू अल्फा डी स्क्वायर, अल्फा कोई भी एक टर्म है, I2 इक्वल्स टू कितना होगा, अल्फा एक्स डी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हम हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको, हमें जो वैल्यू है एक्स की वो कैलकुलेट करके देना है। हमें आइडिया है आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम हम क्या लिखते हैं, देखो होल स्क्वायर का फंक्शन है, यहाँ पे I2 ज़्यादा है तो हम लिख लेते हैं रूट I2 प्लस रूट I1 डिवाइडेड बाय रूट I2 माइनस रूट I1 का होल स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 9/4 है, 9/4 है, इस वजह से इसका फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, 9/4 इक्वल्स टू अल्फा ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, चलो लिख लेते हैं एक बार, तो ये होगा रूट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस रूट डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अल्फा कॉमन आके कैंसिल ले रहा हूँ है ना, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर 2। स्क्वायर रूट को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे हम, स्क्वायर रूट को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू डी स्क्वायर भी सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म क्या रह रही है, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 2x प्लस 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी गेन होगी हमें 5। तो यहाँ पर जो हमारे पास x है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कितना आ जाएगा, 5।
नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट गिवन है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is found to be practically independent of atomic number A for nuclei. ये पहला स्टेटमेंट सही है बेटा. अगर आप इसके ग्राफ को देखोगे, है ना, इसका अगर आप ग्राफ देखोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ होता है वो इनिशियली तो इंक्रीज होता है, लेकिन लास्ट में जाके पहले इनिशियली इंक्रीज होगा और एक टाइम के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. मैक्सिमम किसके लिए होता है? एफ के लिए, है ना. उसके बाद लगभग ये कांस्टेंट रहता है एक ड्यूरेशन के लिए. तो ये पहला स्टेटमेंट सही है. आप एनसीईआरटी की रीड करोगे तो ये इसका स्टेटमेंट है ना. तो ये इंडिपेंडेंट रहता है. सेकंड क्या है? न्यूक्लियर फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. गलत. सीधा सीधा आपको आइडिया है न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? शॉर्ट रेंज फोर्स होता है. तो कौन सा हो जाएगा इसका? सेकंड. Next, water of mass m gram is slowly heated to increase the temperature from T1 to T2. The change in the entropy of water given specific heat of water is. देखो, एंट्रोपी डिपेंड करती है हमने उसको कितना हीट सप्लाई करा है. एंट्रोपी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ds इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी. ठीक है. ds इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास? डी क्यू बाई टी. अब डी क्यू क्या होता है? एम एस डेल्टा टी. ये एंट्रोपी का एक बेसिक फॉर्मूला है. एंट्रोपी इक्वल्स टू क्या होती है? डी क्यू बाई टी. जितना ज़्यादा हम हीट उसमें ऐड करते रहेंगे उसका ही उतना एंट्रोपी बढ़ता रहेगा. एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस इंक्रीज होता रहेगा. ठीक है. तो हम लिखते हैं कि भैया डी एस, हमें एंट्रोपी पूछ रहा है, डी क्यू कितना होगा? एम एस डेल्टा टी यानी डी टी बाई टी. ठीक है. तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी के लिए हमारे पास टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज कर रहा है वो? T1 टू T2 हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे. तो इसको तो लिख लेते हैं डेल एस चेंज इन एंट्रोपी. एम एस बाहर, यहाँ पे क्या आएगा? एल एन टी. 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? एल एन टी. लिमिट फ्रॉम T1 टू T2. लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे तो डेल एस कितना हो जाएगा? एम एस एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन. सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल एस की वैल्यू हमें गेन होगी एम एस एल एन टी टू बाय टी वन. तो हमारे पास जो ऑप्शन सेट होगा एम एस की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 है तो एम एल एन टी टू बाय टी वन, फोर्थ ऑप्शन. ठीक है. एस की वैल्यू इसमें 1 है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो? हमारे पास ये लोअर पोटेंशियल होगा और ये हायर पोटेंशियल होगा. तो दोनों ही डायोड कौन सी बायसिंग में है? फॉरवर्ड बायसिंग में. अगर पी साइड एन साइड, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है. पी साइड को अगर अपन हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे हैं, एन साइड को अगर अपन लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन होती है. और फॉरवर्ड बायसिंग में इसको एक सिंपल वायर से कन्वर्ट कर दिया जाता है. ठीक है. तो इसको अपन एक सिंपल वायर से कन्वर्ट करेंगे. अब ये दोनों जो रजिस्टर है वो पैरेलल में आ गए. तो आर इक्वलेंट कितना होगा हमारे पास? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 10 ओम. देन करंट थ्रू द बैटरी इज I इक्वल्स टू 5/10 मीन्स 0.5 एम्पियर. In this question, a plain electromagnetic wave of frequency 20 megahertz is traveling in free space along the x direction. At a particular point of space and time, the electric field vector EY की वैल्यू हमें दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमें दे रखा है. देन द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑफ वेव एट दैट पॉइंट इज. ओके. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है 20 मेगाहर्ट्ज. ठीक है. तो फ्रिक्वेंसी है 20
मेगाहर्ट्ज। फ्री स्पेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ जा रही है। फ्री स्पेस मींस वेलोसिटी ऑफ वेव कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है ई वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, तो ई वाई कितना आ गया, 9.3 वोल्ट पर मीटर। अब देखो बेटा, अगर वेव हमारे पास एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में है, वेव इधर प्रोपागेट कर रहा है विद सम स्पीड सी, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। क्यों होगा जेड डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव जो होता है वो किसको फॉलो करता है, डायरेक्शन किसकी होती है, ई क्रॉस बी। व्हेन वी डू ई क्रॉस बी, हमारा जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, एक्स डायरेक्शन, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल को हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सी साइड आ रहा होगा, प्लस एक्स की साइड आ रहा होगा। तो पहली बात तो बी जेड होगा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें पता है सी इक्वल्स टू ई बाय बी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी ई बाय सी। ई की वैल्यू हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 9.3 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट्स 3.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला। सो आंसर इज फोर्थ। Using the given PV diagram, the work done by an ideal gas along the path A, B, C, D is। हमें एक पाथ है जो पॉइंट A to B, B to C एंड C to D ट्रेवल कर रहा है। इस पाथ का हमें क्या बताना है, टोटल वर्क डन बताना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो वर्क डन होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये जो एरिया है A to B, सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन थ्रू A to B। तो वर्क डन थ्रू A to B क्या होगा, एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और इसके अंडर जो एरिया आ रहा है, एरिया कितना हो जाएगा, P नॉट इंटू वी नॉट। ये जो विड्थ है वो वी नॉट ही है, ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं ए बी के लिए। ठीक है, वर्क डन बी टू सी जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। वर्क डन सी टू डी नेगेटिव होगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, और सी टू डी में जो वर्क डन होगा उसके लिए जो एरिया कंसिडर करा जाएगा ये पूरा एरिया बनेगा, ये पूरा पूरा। ठीक है, उसके नीचे पूरा लेते हैं वॉल्यूम एक्सेस तक, तो कितना होगा 2P नॉट इंटू 2V नॉट, तो ये हो जाएगा -4P नॉट V नॉट। नाउ total work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to D, ये हो जाएगा P नॉट V नॉट प्लस 0 -4P नॉट V नॉट। सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3P नॉट V नॉट, फोर्थ ऑप्शन। देखो, a concave mirror of focal length f in air is dipped in a liquid of refractive index mu, the focal length of the liquid will be। हम इसे मिरर है तो उसका फोकल लेंथ मीडियम इंडिपेंडेंट होता है ना, हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम। ओके, तो उसका फोकल लेंथ पहले भी एफ था, अभी भी कितना रहेगा, एफ रहेगा। A massless spring get elongated by amount x1 under the tension of 5 Newton. Its elongation is x2 under the force of 7 Newton. The elongation of the tension will be okay. देखो, जब हम इसको elongate करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स और kx इक्वेट करेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट केस
5 न्यूटन इक्वल हो जाएगा हमारे पास kx1 एंड 7 न्यूटन इक्वल हो जाएगा हमारे पास kx2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है इफ हमारे पास अगर एलोंगेशन 5x1 माइनस 2x2 है तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, उस केस में हमें फोर्स कितना होगा। ठीक, अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो F इक्वल्स टू हो जाएगा 5kx1 माइनस 2kx2। kx1 इज 5 तो 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7 25 माइनस 14 इक्वल्स टू 11 न्यूटन। तो इसका फंक्शन क्या बन जाएगा 11 न्यूटन। An air bubble of radius 1 millimeter is observed at a depth of 20 centimeter below the free surface of the liquid having the surface tension जो हमें given है and density. The difference between the pressure inside the bubble and atmospheric pressure. क्वेश्चन ने inside the bubble और atmospheric pressure के बीच का डिफरेंस पूछा। ठीक है, देखिए आइए फिजिकली डायग्राम बना के देखते हैं। अपन पहले कंडीशन समझते हैं। लेट सपोज यहाँ का प्रेशर P नॉट है, इस बबल के अंदर बात हो रही है। इस बबल के अंदर प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है। हमें पता है P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 2T अपॉन R। R इज रेडियस ऑफ बबल। ठीक है सर, 2T अपॉन R 4T अपॉन R होना चाहिए था बबल के लिए। बेटा यहाँ पर एक ही सरफेस है जो कॉन्टेक्ट इन एयर है, लिक्विड है या एयर है ना। यहाँ पर ये एक ही सरफेस का कॉन्टेक्ट है। अगर ये एयर में होता तो हमारे पास अंदर की सरफेस और बाहर की सरफेस दो कॉन्टेक्ट होते, तो उस केस में अपन 40 अपॉन आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो P1 माइनस P2 P1 P2 की वैल्यू रखूंगा तो P2 कितना होगा P नॉट प्लस रो जी एच। अगर ये H डेप्थ में है तो कितना हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच। तो P नॉट माइनस रो जी एच, बाहर वाले माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा 2T अपॉन आर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है P1 माइनस P नॉट इक्वल हो जाएगा 2T अपॉन आर प्लस रो जी एच। डाटा हम यूज करते हैं P1 माइनस P नॉट 2T की वैल्यू हमें सरफेस टेंशन हमें दे रखी है 0.095 डिवाइडेड बाय जो रेडियस है वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर। इट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस रो जी एच। एच इज डेप्थ, डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, सिंप्लीफाई करते चलो इसको, ये 10 की पावर 3 कैंसिल हुआ, 95 इंटू 2 इज 190 प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस टू से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2000। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2190 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट होगा 2190। A satellite of mass m by 2 is revolving around the Earth in circular orbit of height r by 3 from the Earth's surface. The angular momentum of satellite is the value of x, where m and mass. Okay. According to question, हमारे पास एक ये अर्थ हो गया जिसका मास m है और रेडियस r है। मास m, रेडियस r, इससे r/3 पर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, इसका मास है m/2 और जो इसकी सरफेस से जो हाइट है वो है r/3।
हमें इसका एंगुलर मोमेंटम बताना है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा mvr, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम होगा m हो गया m/2 ऑर्बिटल वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारे पास कितना हो जाएगा, r प्लस r/3। बेसिक फॉर्मूला लगाया हमने, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू mvr v0। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट gm/r, r इज 4r/3। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास बनेगा रूट 3gm डिवाइडेड बाय 4r। हम डाटा पुट करते हैं यहाँ पे, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया m/2 इंटू रूट 3gm/4r इंटू 4r/3। हमें m अलग रखना है, हम m को अलग रखते पहले। जिस फॉर्म में क्वेश्चन सेटल है उस फॉर्म में सेट करते इस क्वेश्चन को। बाकी सारी टर्म्स को अंदर लेके जाना है। ये मैं मान रहा हूँ 2 टाइम चला गया, तो जब मैं इसको अंदर लिखूंगा तो 3 इंटू 4 इंटू gm/r r² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 9 4r इंटू 9। 4 गेट कैंसिल आउट एंड एक r भी कैंसिल होगा यहाँ से, ये 3 टाइम जाएगा, तो gm/3 m रूट gm/r डिवाइडेड बाय अपॉन में कितना रह रहा है 3। सो द करेक्ट आंसर इज 3। ओके, तो x की वैल्यू a steady state of charge on the capacitor as shown in the below is। स्टडी स्टेट कंडीशन में इस पे हमें चार्ज बताना है। स्टडी स्टेट मतलब यहाँ पे करंट 0 होगा, तो हमारे पास जो बैटरी करंट होगा वो कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू 5/10+15। क्योंकि स्टडी स्टेट केस के अंदर कैपेसिटर से करंट की वैल्यू 0 होगी, तो दोनों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कैपेसिटर, तो दोनों जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा 5/25 कैंसिल हुआ 5 टाइम, यानी करंट की वैल्यू है 1/5 एम्पियर। करंट आ गया हमारे पास 1/5 एम्पियर की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल्स टू 10 इंटू 1/5, इट्स 2 वोल्ट। कैपेसिटर का चार्ज होता है Q इक्वल्स टू CV। Q C इज करंट सॉरी C कितना हो गया हमारे पास 8 माइक्रो फैराड 10-6, और वोल्टेज है हमारे पास 2, तो ये होगा 16 माइक्रो कुल्ला। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। स्टडी स्टेट मींस कैपेसिटर वाली ब्रांच का करंट कितना होगा 0। A time varying potential difference is applied between the plates of parallel plate capacitor of capacitance 2.5 microfarad। टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द, ठीक है। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस हमें गिवन है 2.5 माइक्रोफैरेड। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द कैपेसिटर यानी एयर है 1, इट इज प्रोड्यूस एन इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 0.25 मिली एम्पियर। यहाँ से जो करंट पास हो रहा है आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 1/4 मिली एम्पियर। इन द intervening space between the capacitor of plate, the magnitude of rate of change of potential difference will be। देखो, हमें पता है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है Q इक्वल्स टू CV होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dQ/dt इक्वल्स टू C dV/dt। ठीक है, ये dQ/dt कैपेसिटर का चार्ज है, इसी के इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होगा C इंटू dV/dt। dV/dt हमें कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको dV/dt इक्वल्स टू ID/C। ID अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है हमारे पास,
1/4 into 10 to the power minus 3 and capacitance is 2.5 micro. 2.5 into 10 to the power minus 6. 2.5 से ये कैंसिल होगा, ये ऊपर जाएगा 1000, तो dv by dt इक्वल्स टू सॉरी बेटा, ये 2.5 है, तो 2.5 से जब इसको कैंसिल करेंगे ये तो 0.25 बन रहा है. 2.5, एक सेकेंड में इसको वापस लिख. dv by dt इक्वल्स टू id कितना है 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. यह है 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. पॉइंट एलिमिनेट करेंगे तो अपॉन में 10 रह रहा है ना. 25 कैंसिल हुआ, माइनस 3 कैंसिल होके, एक 10 कैंसिल होके कितना आएगा 100. तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 100 वोल्ट पर सेकेंड. In series LCR circuit, a resistor of 300 ohm, a capacitor and an inductor are used for maximum current in the circuit. The angular frequency of source is okay. हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 300 ओम है. हमारे पास इंडक्टेंस है 100 मिली हेनरी है, और जो कैपेसिटेंस है वो 25 नैनो फैरड है. ठीक है, n means nanofarad, 10 to the power minus 9. The maximum current in the circuit at angular frequency. मैक्सिमम करंट कहाँ पर होता है जब हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/√LC. तो हम इसको यूज करते हैं. ओमेगा इक्वल्स टू 1/√L. L हो जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. C is 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -3 -12 10 की पावर 10 है ना. और दो ये है हमारे पास 100 मिली हेनरी 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. चलो सिंप्लीफाई करते हैं अपन. तो यहाँ से ये टर्म आ गई हमारे पास 1/25 यानी 1/5 बाहर आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 9 और 3 12, 12 से 2 गया 10, बाहर आएगा 10 की पावर माइनस 10. ऊपर ट्रांसफर करेंगे इसको तो ओमेगा इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5. 10 टू द पावर 10 सॉरी 10 टू द पावर माइनस 5, रूट से बाहर ले आना इसको, -5. तो इसको लिख सकते हैं 10/5 इंटू 10 टू द पावर 4. सो इट्स 2 इंटू 10 टू द पावर 4. तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा 2. ओके.